Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of May 2023. तो गाइस आज है तारीख 3 मई 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलाइनमेंट के न्यूज आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस बिल्कुल मत करना। अगर आप उसको मिस करते हो तो एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि लास्ट में आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी कि एक टेस्ट दिया जाता है। आपका जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लिखना होता है। इससे आप डेली चेक कर पाते हो कि हाँ आपने लेक्चर से क्या क्या सीखा है। और अगर एग्जामिनेशन में यहाँ से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली हेल्प भी मिल जाती है। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा, जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। आपकी कोई अगर क्वेरीज होती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपके मैसेज जो है वो देख लूंगा, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नाउ स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बात करता है थिरुनेली टेम्पल के बारे में, एक मंदिर जो कि न्यूज में है। अब ये न्यूज में क्यों है पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर यहां से एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो खबरों में ये इसलिए है क्योंकि एक बॉडी जिसका नाम है इंटेक, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो इस बॉडी ने हाल ही में सरकार के ऊपर जोर दिया और ये बोला कि जो श्री महाविष्णु टेम्पल है तिरुनेली के अंदर में, इस टेम्पल का जो ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो सरकार के ऊपर इस चीज को लेकर जोर दिया गया। इस वजह से ये टेम्पल न्यूज में आ चुका है। तो क्या एग्जामिनेशन में इस न्यूज में से इन 3 लाइनों में से कुछ पूछा जा सकता है? कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन 3 लाइनों में से आपने कुछ इंफॉर्मेशन को निकालना होगा, फिर उसके बाद रिसर्च करनी होगी, कुछ बैकग्राउंड डेटा आपको मिलेगा, वहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि अभी ये श्री महाविष्णु टेम्पल, जिसको हम थिरुनेली टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ये टेम्पल चर्चा में है। तो उस टेम्पल के बारे में हर एक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है ये, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो बॉडी है इंटेक, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एक हर आर्टिकल को पढ़ना पड़ता है, यानी न्यूज क्या है वो समझ लो। न्यूज काम में नहीं आएगी, न्यूज में से देखो क्या काम का है जो एग्जामिनेशन में हम अपने सिलेबस से लिंक कर सकते हैं। नाउ फाइनली बात करते हैं थिरुनेली टेम्पल के बारे में। तो थिरुनेली टेम्पल एक एंशिएंट टेम्पल है, पुराने जमाने का टेम्पल है, जो कि लॉर्ड महाविष्णु जी को डेडिकेट किया गया है, यानी कि लॉर्ड महाविष्णु जी का वो मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। अब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली लोकेशन पूछ ली जाती है। ये टेम्पल कहां पर स्थित है? तो केरला के अंदर में जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर लाइन से एक पहाड़ियां हैं, उन रेंजेस को हम लोग बोलते हैं सहादरी माउंटेन रेंजेस। इन रेंजेस में भी एक छोटी सी पहाड़ी आती है ब्रह्मगिरी हिल। तो ब्रह्मगिरी हिल पर आपको यहाँ पर ये टेम्पल देखने को मिल जाता है। ब्रह्मगिरी की साइड्स पर आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं और इजी शब्दों में बताऊं तो जो ब्रह्मगिरी है ना, ये बेसिकली इन्हीं माउंटेन रेंजेस का एक हिस्सा है, और ये माउंटेन रेंजेस केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो इसी पर्टिकुलर रेंज में आप कह सकते हो ये जो टेम्पल है वो देखने को मिल जाता है। इस टेम्पल को हम लोग सायमाला क्षेत्रम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको साउथ का काशी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। प्लस दुनिया भर में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में ये मंदिर एक लौता ऐसा मंदिर है जहां पर जो डिवोटीज होते हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, वो हर प्रकार की रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं, हर प्रकार के एक मानव की जिंदगी से जुड़े हुए रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। अब एक जिंदगी से कैसे रीति रिवाज, यानी उसका जन्म हो गया या फिर जन्म के बाद यहाँ पर एक इंसान की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद के जो कार्य होते हैं हर एक कार्य यहाँ पर इस टेम्पल में किया जा सकता है। तो एक लौता ऐसा टेम्पल आपको ये दुनिया में देखने को मिल जाता है। कहाँ पर है? केरला में। तो केरला का मैप अगर आप देखना चाहो तो ये इंडिया का मैप है, जस्ट आपको साउथ में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एग्जैक्टली केरला, ठीक है। ये रहा केरला, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर आपको नजर आएगी, ठीक है। ये सह्याद्री माउंटेन के रेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, वेस्टर्न घाट
पार्ट्स में यहीं पर ब्रह्मगिरी हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर ये साइड में टेम्पल भी स्थित है। क्लियर हो गया। केरला कौन कौन से स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, तो ऊपर नॉर्थ साइड में कर्नाटका के साथ में, और इधर कह सकते हो ये जो साइड है हमारा ईस्टर्न साइड, यहां पर तमिलनाडु के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में इस टेम्पल के बारे में जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बताई। देखो इस टेम्पल के अंदर में जो भी रिचुअल्स हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर रीति रिवाज अगर फॉलो किए जाते हैं, तो वो एक नदी के किनारे फॉलो किए जाते हैं, उसका नाम है पापनशनी। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्ट्रीम जो बह रही है उसके किनारे ये सारा का सारा काम किया जाता है। और ये जो नदी है, जो स्ट्रीम है, ये ब्रह्मगिरी हिल से ही निकल कर आती है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब बोला यह जाता है कि जो ये एंशिएंट टेम्पल है, इस एंशिएंट टेम्पल को लॉर्ड ब्रह्मा ने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था। खासकर लॉर्ड ब्रह्मा ने क्या किया था, जो लॉर्ड विष्णु जी का आइडल है, जो उनका स्टैचू है, उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था। बोला जाता है कि यहाँ पर उनको ये आइडल जो है वो मिला था एक आंवला के, जो आंवला होता है ना, उसके ट्री पर, यानी गूसबेरी के ट्री पर यहाँ पर जो है ये आइडल, ये स्टैचू मिला था। और उस पेड़ को ना लोकल में नेली के नाम से बोला जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको नाम भी, जो टेम्पल का नाम दिया गया है वो है थिरुनेली। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं थिरुनेली टेम्पल को लेकर। अब बात करते हैं इस टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में। देखो इस टेम्पल का जब आप आर्किटेक्चर देखोगे, तो जो केरला का ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर यानी पुराने ज़माने में जिस प्रकार से टेम्पल को बनाया जाता, उसी डिज़ाइन में यहाँ पर ये बना हुआ है। इस पूरे श्राइन के अंदर में बहुत सारे ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। 30 ग्रेनाइट्स के अलग अलग कॉलम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्रेनाइट के स्क्वायर पीसेस देखने को मिल जाएंगे। जो बिल्कुल इनर वाला रीजन है, जहाँ पर मेन देवता बैठते हैं, वहाँ पर आपको टाइल वाला जो सरफेस है वो देखने को मिल जाएगा, उसका यूज़ किया गया है। प्लस एक ओपन कोर्टयार्ड भी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इसकी जो टेम्पल की आउटर वॉल है, बाहर की वॉल है, उसको ग्रेनाइट से बनाया गया। ग्रेनाइट के पिलर्स वगैरह भी आपको ये देखने को मिलेंगे। जो मेन डीटी हैं, यानी कि जो मेन स्टैचू वहाँ पे टेम्पल के अंदर में रखा हुआ है विष्णु भगवान का, वो जो टेम्पल है, वो जो स्टैचू है ना, वो चतुर्भुज फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 4 भुजाओं के साथ में आपको ये जो स्टैचू देखने को मिलेगा, जैसा आप यहाँ पर पीछे पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, 4 हाथों के साथ में। ठीक है, तो ये हमने टेम्पल के बारे में कुछ रेलिवेंट चीज़ों को पढ़ा। अब बात करते हैं इंटैक के बारे में, क्योंकि इंटैक ने सरकार के ऊपर जोर दिया है कि इस टेम्पल का ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की सुरक्षा करनी है। तो ये जो इंटैक है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। इंटैक एक ऑटोनॉमस नॉन गवर्नमेंटल इंडियन नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है। एक ऐसी बॉडी जो कि अपने हिसाब से डिसीजंस लेती है, कोई सरकारी बॉडी नहीं है, कोई यहाँ पर इसका प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं है। बस खाली इसकी एक ही मांग होती है कि भारत का जो कल्चर है, हेरिटेज है, भारत की विरासतें हैं, संस्कृति है, उसकी हम प्रोटेक्शन कर सकें, उसकी सुरक्षा कर सकें। इस बॉडी को बनाया गया था 1984 में। इसका जो मेन विजन है मैं आपको बता ही चुका हूं। जो भी हमारी हेरिटेजेस हैं, जो भी हमारी विरासतें हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाना, साथ ही साथ में उनकी सुरक्षा करना। इस इंटैक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये इंटैक अलग अलग बॉडी के साथ में मिलकर काम करता है, यानी कि अलग अलग डिविजन्स के थ्रू ये ऑपरेट करता है। जैसे आर्किटेक्चरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, मैरिटल हेरिटेज, मटेरियल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इस तरीके से यहाँ पर ये अलग अलग डिविजन्स में काम करने के लिए सक्षम माना जाता है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर ध्यान रखना, प्लस यहाँ पर इस बॉडी का मेन मकसद क्या है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है आईएनएस तरकश के बारे में, दैट इज इंडियन नेवल शिप तरकश। ये जो आपको पीछे जहाज दिख रहा है ना, इसी का नाम आईएनएस तरकश है। तो आईएनएस तरकश हमारी इंडियन नेवी का जहाज है, जो कि हाल ही में सूडान के बंदरगाह पर पहुंच जाता है। सूडान के बंदरगाह पे क्यों पहुंचा? ताकि जो वहां पे इंडियंस फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। आपको पता है ना, सूडान में जो इशू चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से कई सारे इंडियन सूडान में फंसे हुए हैं। उनको हम लोगों ने सूडान से बाहर निकाला है ऑपरेशन कावेरी के तहत। तो उसी ऑपरेशन कावेरी के अंडर में इस आईएनएस तरकश को सूडान भेजा गया, ताकि इसमें काफ़ी सारे इंडियंस को बैठाकर समुद्र के रास्ते से इंडिया वापस लेकर आया जा सके। ठीक है, इस वजह से आईएनएस तरकश चर्चा में है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आईएनएस तरकश क्या है। तो आईएनएस तरकश बेसिकली यहाँ पर एक स्टेल्थ फ्रीगेट है। फ्रीगेट आपको पता होना चाहिए, लड़ाकू जहाज जो होता है, यानी कि जो युद्ध में यूज किए जाते हैं। एक होता है कॉर्वेट, फिर एक होता है फ्रीगेट, फिर एक होता है डिस्ट्रॉयर। तो तीनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। कॉर्वेट छोटे साइज का होता है, फ्रीगेट उससे बड़े साइज का, और डिस्ट्रॉयर सबसे बड़े साइज का। लेकिन ये जो जहाज होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं। बहुत सारे वेपन्स यानी बहुत सारे हथियार, मिसाइलों को फिट किया जाता है इन जहाजों के अंदर में।
तो ये एक ऐसा फ्रीगेट है जो रडार की पकड़ में भी नहीं आता, इंडियन नेवी का फ्रीगेट है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेपन्स का यूज़ किया गया है। तो ये जो INS तरकश है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, क्योंकि जो ये जहाज़ होते हैं ना इनकी अलग क्लासेस होती हैं, एक क्लास के कई सारे जहाज़ देखने को मिलेंगे। तो ये जो तरकश है ये तलवार क्लास को बिलोंग करता है, ध्यान रखना, तलवार क्लास को। और तलवार क्लास वाले जो जहाज़ हैं ये बेसिकली यहाँ पर मॉडिफाई करे गए थे और वैसे ये जो जहाज़ है रशिया के थ्रू बनाए गए हैं, ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल जो INS तरकश जो आज के समय पर भारत की नेवी यूज़ कर रही है, इसको किसने बनाया है, तो रशिया के एक शिपयार्ड है यंत्र शिपयार्ड, इसी ने यहाँ पर बनाया है। भारत में यहाँ पर इस जहाज़ को सर्विस के लिए कमीशन किया गया था 9 नवंबर 2012 को और उसके बाद में यहाँ पे कह सकते हो इस जहाज़ ने हमारे वेस्टर्न नेवल कमांड को ज्वाइन किया 27 दिसंबर 2012 को। तब से ये जो जहाज़ है हमारे साथ में काम कर रहा है, हमारे इंडियन नेवी का साथ दे रहा है। इस जहाज़ की लेंथ ब्रेड्थ के बारे में बताया गया है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। कुछ स्टील्थ टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी जिससे कि ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा। प्लस इस जहाज़ के ऊपर में कैपेसिटी यानी इसकी सक्षमता ये भी है, ये KA-28 हेलिक्स A नाम का जो हेलीकॉप्टर है उसको लेकर चल सकता है, या KA-31 हेलिक्स B जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर है उसको भी लेकर चल सकता है। तो हेलीकॉप्टर उसको लेकर चलने के साथ साथ यहाँ पर इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज़ किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में एक खतरनाक मिसाइल, वो भी यहाँ पर आप इस जहाज़ से लॉन्च कर सकते हो, ये काम ध्यान में रखना। अब उसके बाद आती है बात ऑपरेशन कावेरी की। तो ऑपरेशन कावेरी के तहत ही तो हम लोग इस जहाज़ का यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी क्या है, सूडान में फंसे हुए इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से निकालना ऑपरेशन कावेरी का मेन काम है, इसी वजह से इस ऑपरेशन को चलाया गया है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत के जो लोग हैं सूडान में वो लगभग 4000 के आसपास है, जिसमें से कई हज़ार लोग अभी जो है निकाल लिए गए हैं सुरक्षित तरीके से। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना है वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा जो टारगेट है 2000 लाइक्स का उसको आप अचीव करवा सकते हो। ये आर्टिकल बात करता है गल्फ ऑफ ओमान के बारे में। तो गल्फ ऑफ ओमान चर्चा में है। देखो हुआ क्या है, ईरान की जो नेवी है इन्होंने हाल ही में ना क्या किया, एक ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया और उस ऑयल टैंकर के अंदर में लगभग 24 इंडियन क्रू मेंबर्स भी थे। अच्छा, तो ये जब्त कहाँ पे किया गया है, गल्फ ऑफ ओमान में ही जब्त किया गया है। इस वजह से गल्फ ऑफ ओमान चर्चा में है। तो गल्फ ऑफ ओमान की लोकेशन देखेंगे। देखो ऐसे कई सारे गल्फ को लेकर यूपीएससी प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल पूछ चुका है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब बात करते हैं गल्फ ऑफ ओमान की तो उसको गल्फ ऑफ ओमान भी बोलते हैं, सी ऑफ ओमान भी बोलते हैं, या फिर गल्फ ऑफ मकरन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ मकरन ये क्या है। ध्यान रखना, गल्फ ऑफ ओमान को ही गल्फ ऑफ मकरन के नाम से जानते हैं। ये वो रास्ता है, एक लौता रास्ता है जो कि पर्शियन गल्फ में एंट्री देता है और ये रास्ता कह सकते हो अरेबियन सी से कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से। कहोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी पता है। लोकेशंस में जब यही बात होती है कि हमें पढ़कर समझ में नहीं आता, लोकेशंस को देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं आपको मैप के थ्रू अच्छे से क्लियर कर दूंगा। मेरा यही काम है, मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को बैठा दूं। तो ये इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है। ईरान के नीचे यहाँ पर आप देख पाओगे ये समुद्र का एक छोटा सा हिस्सा है, इधर UAE है और इधर है ओमान। अब हम बात करें गल्फ ऑफ ओमान की, ओमान के पास में होगा, हाँ बिल्कुल, वो ये रहा, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। यहीं पर एक जहाज, एक ऑयल टैंकर इन्होंने ईरान की नेवी ने जब्त किया और उसके अंदर में कुछ इंडियन क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे। और जैसे मैंने बोला कि गल्फ ऑफ ओमान एक लौता रास्ता है पर्शियन गल्फ के पास में जाने का। तो पर्शियन गल्फ तो ये है ना अंदर, इसके अलावा और कोई रास्ता तो बाहर से है नहीं क्योंकि यहाँ पे ये रास्ता बंद है पूरा। तो केवल एक लौता रास्ता यही है, अगर जहाज जाएगा तो उस प्रकार से यहाँ पर एंट्री लेगा, उसके बाद पर्शियन गल्फ में यह जा सकता है, ठीक है। इस वजह से बोला जा रहा है एक लौता रास्ता है। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको ये भी बताया था, जैसा यहाँ पर देख पाओगे कि यहीं पर ना बीच में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या करता है, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करने के बारे में, मतलब उनको कनेक्ट करता है। आप देखो ऊपर ये पर्शियन गल्फ है और इधर यहाँ पर अरेबियन सी है। इन दोनों को क्या चीज जोड़ रही है आपस में, इन दोनों को एक स्ट्रेट जोड़ रहा है। अब देखो मैं आपको बता दूं, जो ये स्ट्रेट वर्ड इसका मतलब ये होता है एक ऐसा रास्ता जो कि दो बड़े बड़े समुद्र के हिस्सों को जोड़ रहा हो, कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे पर्शियन गल्फ हो गया, नीचे आपका अरेबियन सी हो गया, बीच में जो ये पतला सा रास्ता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि दो बड़े बड़े समुद्र के हिस्सों को जोड़ने का काम कर रहा है।
ठीक है, तो ये भी गल्फ ऑफ ओमान के जस्ट पास में ही देखने को मिल जाता है। अब गल्फ ऑफ ओमान के आसपास कौन कौन से देश है जो कि बाउंड्रीज को शेयर कर रहे हैं, यानी इसके आसपास कौन कौन से देश हैं? तो गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ईरान है नॉर्थ में, और इधर पाकिस्तान है। साउथ में देखोगे तो इधर यूएई है और इधर यहाँ पर ओमान है। सिंपल हो गया, आगे आते हैं। अब उसके बाद में क्या बात की जा रही है, देखो ये सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी। बात ये की जा रही है जो गल्फ है ना, जितना आप बड़ा सोच रहे हो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटे साइज़ का, थोड़ा शैलो साइज़ का आपको यहाँ पर ये गल्फ देखने को मिल जाता है। हालांकि इस पर्टिकुलर रीजन में, यानी इस समुद्र के हिस्से में, इस गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं। वो आइलैंड्स आपको मैप में दिखाई नहीं पड़ेंगे, बट आप यहाँ पर उनके नाम ज़रूर ध्यान में रख सकते हो। यहीं पर छोटे छोटे आइलैंड्स आपको नजर आएंगे, जैसे एक का नाम है शैतान आइलैंड, देन उसके बाद में अल फहल आइलैंड, देन उसके बाद में दिमानियत आइलैंड, सवदी आइलैंड्स, इस प्रकार से कई सारे आइलैंड्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं। प्लस आइलैंड के साथ साथ इस गल्फ ऑफ ओमान में बहुत सारे अलग अलग बंदरगाह हैं, यानी पोर्ट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से शिप निकल रहे हैं, आ रहे हैं, सामान लोड हो रहा है, जा रहा है ना, अनलोड हो रहा है, लोड हो रहा है, वो सारा काम यहाँ पर इसी पोर्ट पर किया जाता है। तो कई सारे पोर्ट हैं ऐसे। तो गल्फ ऑफ ओमान में जैसे एक पोर्ट पड़ता है सुल्तान काबूस मतरा, ये मस्कट के अंदर पड़ता है। देन उसके बाद में चाबार पोर्ट ईरान का हो गया, फिर उसके बाद में पोर्ट ऑफ फुजायरा हो गया। देन उसके बाद में इसी प्रकार से और कुछ पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो जैसे मैं आपको ईरान का बताऊं, चाबार पोर्ट जो भारत ने डेवलप किया है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि गल्फ ऑफ ओमान में ही यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर वो बंदरगाह है, यहीं से जहाज आते हैं, सामान को लोड करते हैं, यहीं पर सामान को अनलोड किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है। बात की गई है कालेसर नेशनल पार्क के बारे में। तो ये कालेसर नेशनल पार्क क्या है समझते हैं। रिसेंटली यहाँ पर एक टाइगर देखा गया है इस नेशनल पार्क में। आपका होगा क्या बकवास बात है, मतलब टाइगर देखा गया है तो इस नेशनल पार्क को पढ़ लो। देखो अब यहाँ पर एक यूनिक सी बात पढ़ना, जो ये टाइगर कालेसर नेशनल पार्क में देखा गया है ना, ये 110 साल बाद देखा गया है। अब इस वजह से यहाँ पर आपको पढ़ना जरूरी है। आखिरी बार इस एरिया में, इस नेशनल पार्क में जो टाइगर देखा गया था वो 1913 में, 1913 में देखा गया था, देश की आज़ादी से पहले। अब यहाँ पर ये जो टाइगर 110 साल बाद देखने को मिला है, कैमरा ट्रैप के अंदर स्पॉट किया गया है। इस वजह से आपने इस नेशनल पार्क के बारे में अलग से नोट कर लेना है, पढ़ना जरूर है। ये जो आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा ये हरियाणा के यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? हरियाणा के यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा का आप लोकेशन देखोगे तो यह है इंडिया का मैप। आपको जस्ट राजस्थान, पंजाब, ऊपर हिमाचल, उत्तराखंड और इधर उत्तर प्रदेश, इन सब के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता हुआ ये हरियाणा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है? तो हरियाणा का ये मैप आप देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मैप। ये रहा यमुना नगर जस्ट ऊपर नदन साइड में। यहीं पर ये कालेसर नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी रेंज में ना, मतलब हमारे हरियाणा का जो ये डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो उन्हीं शिवालिक की पहाड़ियों पर ही यहाँ पर मतलब कह सकते हो उस पर्टिकुलर रेंज में ही ये नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 8 दिसंबर 2003 में। अब इस नेशनल पार्क के आसपास कौन कौन सी बाउंड्रीज है? जैसे जो यमुना नदी है वो इस नेशनल पार्क के ईस्टर्न साइड में बहती है। राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में लोकेटेड है वो भी यहाँ पर इसके पास में ही पड़ जाता है, क्योंकि ऊपर उत्तराखंड इसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद में सिम्बलबरा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी शिवालिक पहाड़ियों में ही है ना, नदन साइड में देखने को मिलेगा। फिर मोरनी हिल्स, ये भी यहाँ पर वेस्टर्न साइड में है। यानी जो अभी हम पढ़ रहे हैं कालेसर नेशनल पार्क, इसके वेस्टर्न साइड में, सदर्न साइड में, नॉर्थ साइड में ये सारे नेशनल पार्क, ये सारी पहाड़ियाँ नजर आती हैं। ये जो पार्क है इसका नाम कालेसर नेशनल पार्क क्यों दिया गया है? तो कालेसर महादेव टेम्पल के नाम पर, कालेसर महादेव मंदिर के नाम पर यह नाम दिया गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस पार्क में कालेसर महादेव का जो मंदिर है वो स्थित है, वो लोकेटेड है। तो इस वजह से इस मंदिर के नाम पर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क का नाम दिया गया। बोला जाता है कि पुराने ज़माने में जब ये मुगल का रूल चल रहा था या ब्रिटिश राज का समय चल रहा था, तो उस समय पर ये जो एरिया है ना, इसको हंटिंग ग्राउंड की तरह देखा जाता था। यहाँ पर काफ़ी सारा जो शिकार वगैरह वो किया जाता था। ये पार्क डाक बंगला के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था, यानी एक ऐसा आर्किटेक्चरल बंगला जिसको अंग्रेज़ों के समय पर बनाया गया था। प्लस कालेसर नेशनल पार्क में कई सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। जब बात करते हैं प्लांट्स की, तो यहाँ पे जो पेड़ हैं वो बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, बहुत घने पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। साल के पेड़ देखने को मिलेंगे, शीशम, खेर, सेन, चल, इन सब की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। जब बात करते हैं जानवरों की, तो इस नेशनल पार्क के अंदर में कई सारे जानवर जैसे जो काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं, जैसे लेपर्ड, फिर उसके बाद में घोरल, बार्किंग डियर, सांबर, चीतल, इस प्रकार के जानवर भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
अगले आर्टिकल को आप जो है जीएस पेपर नंबर 2, 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर इसको लिंक कर सकते हो। बात की जा रही है अंजी खात ब्रिज के बारे में। ये जो आप पुल देख रहे हो ना, ये पुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुल वो पुल है जो कि कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ने का काम करेगा। इसको बोलते हैं अंजी खात ब्रिज। और इस पुल पर क्या लोग चलेंगे? नहीं, इस पुल पर ट्रेन चलेगी। अब आगे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से समझाता हूँ। देखो हुआ क्या है, 96 केबल्स का यूज़ किया गया है इस लटके हुए ब्रिज के अंदर में। यह है अंजी खात ब्रिज। इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया गया है। 11 महीने के अंदर अंदर ये पूरा काम खत्म किया गया। ठीक है, अब इस पुल की खास बात क्या है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बीच में बहुत बड़ा सा पोल लगाया है, बहुत हैवी सा मजबूत सा पोल लगाया है। और इसी से यहाँ पर सारे के सारे जो केबल्स हैं इस पुल से निकलते हैं और वो इस पुल को पकड़ कर रखते हैं, जकड़ कर रखते हैं। तो ये जो पुल है ये बेसिकली पूरा का पूरा इस पुल के ऊपर ही आप कह सकते हो कि डिपेंडेंट है। ठीक है, जिसका नाम है अंजी खात ब्रिज। अभी ये पूरा जो रेल ब्रिज है इस पर रेलगाड़ी चलेगी, अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी इस पर काम चल रहा है। अभी रिसेंटली एक छोटा सा ट्रायल भी हुआ था, आपने वीडियोस वगैरह देखी होंगी। तो ये पुल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर में है। और जो जम्मू बारामुल्ला रेल लाइन बन रही है ना, उसी के बीच का यहाँ पर ये हिस्सा है। पहले ट्रेन जाना बहुत मुश्किल था बारामुल्ला तक, बट अब यहाँ पर आप ट्रेन से सीधा जम्मू से बैठकर, इवन कटरा जाते हैं वैष्णो देवी, सीधा वहाँ से आप कश्मीर जा सकते हो ट्रेन से बैठकर। क्योंकि जम्मू से लेकर बारामुल्ला तक जो रेल लाइन है, यहाँ पर बीच में काफ़ी सारी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो वहाँ पर दूसरे पार जाना काफ़ी मुश्किल था। बट अभी क्या है, इस एरिया को पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक पुल है और ये डायरेक्टली ट्रेन का सफ़र करवाएगा, इस एरिया से इस एरिया तक पहुँचाएगा। यानी कि जो कश्मीर वाला रीजन है, जो बारामुल्ला वाला रीजन आपको देखने को मिल जाता है, ये पूरा का पूरा देश से कनेक्ट हो चुका है। कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है ये वाला पुल। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है, ये जो पुल है क्या करेगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ देगा ट्रेन का रास्ते से। तो आप सीधा ट्रेन से कश्मीर तक जा सकते हो, जो कि पहले ये अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब इसका नाम अंजी खात ब्रिज ही क्यों रखा गया? क्योंकि इस ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही है ना, पहाड़ को अब जब ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर नीचे एक नदी बह रही होगी, उस नदी का नाम है अंजी रिवर। अंजी रिवर बेसिकली चिनाब नदी की ही एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो इस वजह से इस ब्रिज का नाम भी यहाँ पर अंजी खात ब्रिज रखा गया है। और ध्यान रखना, ये भारत का पहला केबल स्ट्रेट रेलवे ब्रिज होने वाला है, जिसके बेसिस पर आज का हमने थंबनेल भी लगाया था। इस ब्रिज की टोटल लेंथ 25 मीटर्स के आसपास है, हाइट 331 मीटर्स आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो नीचे नदी बह रही है ना, उस नदी के बेड से, उस नदी के तट से अगर हम ऊंचाई देखें तो 331 मीटर्स की ऊंचाई पर यह पूरा का पूरा जो ब्रिज है इसको बनाया गया है। अब इस प्रोजेक्ट को किसने लागू किया है? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, और साथ ही साथ में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिलकर ये सारा का सारा काम किया है। ये पूरा ब्रिज जो है मेन सेंट्रल पिलॉन के ऊपर में टिका पड़ा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये जो मेन पिलर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा ब्रिज जो है आज के समय पर थमा हुआ है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में सी माउंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब ये सी माउंट्स क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। तो जीएस पेपर नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर पाओगे। हुआ यह है, हाल ही में एक कह सकते हो चौंकाने वाली डिस्कवरी हुई है, और उस डिस्कवरी में साइंटिस्ट्स ने यह बताया है कि लगभग 19,325 कितने 19,325 नए सी माउंट्स पाए गए हैं, डिस्कवर करे गए हैं एक डेटा के माध्यम से। सवाल यह है कि सर ये सी माउंट्स होते क्या हैं? ये तो पिक्चर में देखकर कुछ पहाड़ सा लग रहा है जो कि समुद्र के अंदर है। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, जैसा जमीन के ऊपर ज्वालामुखी होता है ना, वैसे ही कह सकते हो ये समुद्र के अंदर का ज्वालामुखी है, समुद्र के अंदर का पहाड़ है। इसको हम लोग अंडर वाटर माउंटेन भी बोलते हैं। अब ये पहाड़ कैसे बना? ये बना है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या होता है आपको पता है ना, पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा रही हैं, पीछे हट रही हैं, यानी कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इस प्रकार के मूवमेंट यहाँ पर उन टेक्टोनिक प्लेट्स के देखने को मिलते हैं, है ना। उसी की वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आते हैं, और ये जो ज्वालामुखी हैं ये भी फटते हैं। अभी मैं आपको डिटेल्स आगे बताऊंगा, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना, जो ये सी माउंट्स हैं ये बेसिकली समुद्र के अंदर जो पहाड़ होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। ये कैसे बने हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटी के माध्यम से बने हैं। और इन पहाड़ों को, जैसे हम लोग वॉल्केनो को अलग अलग कैटेगराइजेशन करते हैं ना कि एक्टिव, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट वॉल्केनोज, वैसे आप इन पहाड़ों को भी कह सकते हो। जैसे जब ज्वालामुखी की बात करते हैं तो 3 प्रकार देखने को मिलेंगे। एक एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब यहाँ पर यह है कि उस ज्वालामुखी का जो चैम्बर है वहां पर मैग्मा पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है।
और वो कभी भी यहाँ पर बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो में क्या होता है, जो मैग्मा चैम्बर है वो धीरे धीरे भर रहा होता है, ये कभी कभी फटता है। फिर लास्ट आता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी कि इसका मैग्मा चैम्बर खाली है, ये कभी नहीं फटता, इसको डेड वॉल्केनो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे वॉल्केनोस पृथ्वी पर होते हैं वैसे ही सी माउंट्स भी एक्टिव, एक्सटिंक्ट और डोरमेंट वाली कैटेगरीज में हो सकते हैं। ये कहाँ पे बनते हैं, तो मिड ओशन रिजेस के अंदर यहाँ पर बनते हैं, जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से हटती हैं। अब आता है मेन पॉइंट कि ये एग्जैक्टली क्या है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं। ये आपको यहाँ पर समुद्र ऊपर दिख रहा है, समुद्र के नीचे यहाँ पर आप कह सकते हो दो ये प्लेट्स हैं आपस में, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये प्लेट्स आपस में पीछे पीछे हट गए, क्योंकि आपने देखा होगा ना, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, कुछ प्लेट का मूवमेंट होता है कॉन्वर्जेंट वाला, आपस में टकराती हैं ऐसे। कुछ प्लेट्स का मूवमेंट होता है डाइवर्जेंट, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से दूर तो जाती है। कहा तो है ट्रांस मूवमेंट, जैसे कि वो आगे पीछे होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये हम बात करें डाइवर्जेंट की, यानी कि प्लेट्स एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। एक प्लेट इधर भाग गई, एक प्लेट इधर भाग गई। ये समुद्र के नीचे की स्थिति बता रहा हूं, एक प्लेट इधर भाग गई, एक प्लेट इधर भाग गई। अब जो पृथ्वी के नीचे मैग्मा है, लावा है, जलता हुआ, वो क्या होगा, वो बाहर आएगा। बाहर आएगा एकदम ठंडा होगा, बाहर आएगा एकदम ठंडा होगा, ठंडा होगा वो क्या होगा, पत्थर बनेगा, और इस प्रकार से जो माउंटेन्स है वो बन जाते हैं समुद्र के अंदर में। सिंपल बात, इसी को हम लोग सी माउंट्स बोलते हैं, और अंडर वाटर माउंटेन के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है। इन सी माउंट्स के अपने आप में इंपॉर्टेंस है। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसका इवॉल्वमेंट कैसे हुआ, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स आई हैं, कैसे मूवमेंट हो रहा है। प्लस हम समझ सकते हैं, यानी समुद्र के अंदर की और चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है जहाँ जहाँ पर ये सी माउंट्स पाए जाते हैं ना समुद्र के अंदर में, ऐसे प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब यहाँ पर इसके आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पता चलता हुआ नजर आएगा। बात क्लियर हो गई। अब देखो बोला जाता है कि ये जो यहाँ पर मिड ओशन रिजेस देखने को मिलती है ना, ये ज़्यादातर मिड अटलांटिक एशियन, जो अटलांटिक ओशन है उसके बीच में, और पैसिफिक ओशन है उसके ईस्टर्न साइड में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन में भी रिजेस देखने को मिल जाती हैं। तो आपको पता होगा, अगर हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स का मैप देखें तो पूरे दुनिया में ऐसी बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, है ना, जो कि आपस में यहाँ पर टकराती रहती हैं। जैसे कि ये साउथ अमेरिकन प्लेट है और ये अफ्रीकन प्लेट के साथ में टकराती है। इधर ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नीचे साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो यहीं पर बीच में सबसे ज़्यादा आपको ये वाले जो सी माउंटेन्स है वो देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है ना वो यूरेशियन प्लेट से सेपरेट होती है। ठीक है, यानी कि ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा यूरेशियन प्लेट, ये रही, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये रही। अब इनके बीच में ये जो प्लेट है यहाँ पर ये जोड़ लगा है, दोनों पीछे भाग जाएंगे, लावा निकलेगा, बीच में क्या होगा, ये जो सी माउंट है वो बनेंगे, यानी कि यहाँ पर समुद्र के अंदर में क्या बन जाएंगे, इस प्रकार से जो अंडर वाटर माउंटेन से पहाड़ है वो बनते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही किस्सा साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में होगा। ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, इसके बीच में ये रीजन है, पीछे हटेंगे यहाँ पर आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया, ये लोकेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पहाड़ है वो बनते हैं अंडर वाटर। कैसे बनते हैं? जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग भागती हैं, दूर भागती हैं। क्लियर हो गया? चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात किया गया है प्रेट इनिशिएटिव के बारे में। अब ये प्रेट इनिशिएटिव क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूज़ क्या है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी बॉडी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रेट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी बॉडी है जिसने प्रेट इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो वो है WHO। ये इनिशिएटिव क्या करेगा? हमें तैयार करेगा आने वाले समय के पेंडेमिक के लिए। जैसे कोविड-19 आया था, आने वाले समय पर ऐसे कोई दूसरे बुरे हालात ना आ जाएं, अगर आते हैं तो हमें उससे कैसे लड़ना है उसकी तैयारी हमें करवाएगा ये प्रेट इनिशिएटिव। प्रेट इनिशिएटिव की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म से सारा मामला क्लियर हो जाएगा। प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स। ऐसे खतरे जो बढ़ सकते हैं, आने वाले समय पर बड़े खतरे बन सकते हैं, उसके लिए पूरी सी पहले से तैयारी करके चलना, इस प्रकार का इनिशिएटिव ये चलाया गया है WHO की साइड से। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार के जो वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा है, उसके प्रति अपनी तैयारी पहले से करके चलेंगे। और इसका जो पूरा अनाउंसमेंट है ना प्रेट इनिशिएटिव का, ये एक मीटिंग के दौरान किया गया था जो 24 से लेकर 26 अप्रैल तक चली थी 2023 में, यानी इसी साल की बात है। स्विट्जरलैंड के अंदर जो जेनेवा है वहां पर यह मीटिंग चली थी। उसी दौरान यहां पर प्रेट इनिशिएटिव की घोषणा की गई थी। तो प्रेट इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या है? जो भी यहाँ पर बीमारियां हैं, इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस है, इनके ऊपर मेन फोकस करना और इसके लिए पहले से तैयार होकर चलना, अपनी तैयारी करके चलना, ताकि हम कुछ ना कुछ एक्शन ले सकें अगर कोई आने वाले समय पर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है जैसे कोरोना के समय में हुआ था।
प्लस कनेक्टिविटी को बनाकर चलना, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। हम लोग इस प्रकार से ज्वाइंट अभ्यास भी करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में कि अगर कोई ऐसा चैलेंज आता है तो कैसे उससे लड़ा जा सकता है ना। तो ये यहाँ पर पूरी तैयारी करने के बारे में चर्चा करता है। फिर प्रेट इनिशिएटिव एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है कि देखो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फाइनेंसिंग होनी चाहिए, है ना। पेंडेमिक की तैयारी के लिए हमारे पास में पूरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि आने वाले समय पर अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम उन चीज़ों को यहाँ पर टैकल कर सकें। इतिहास में बड़े बड़े यहाँ पर ये पेंडेमिक आए, जैसे कोविड-19 एक सबसे बड़ा पेंडेमिक, सबसे बड़ी महामारी देखने को मिली। वहाँ पे हमारे पास में क्या क्या कमियाँ हुई थी, उन कमियों को पूरा करना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना, इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर ये जो प्रेट इनिशिएटिव है वो फोकस करता है। इसको किसने लॉन्च किया है? WHO ने। थोड़ा सा WHO के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इस आर्टिकल की समाप्ति करेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर में, जेनेवा जो स्विट्जरलैंड के अंदर जगह है। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है इस एक पूरी असेंबली के माध्यम से, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इस हेल्थ असेंबली के अंदर में अलग अलग जो कंट्रीज WHO का जो हिस्सा हैं उसी के मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। इस असेंबली की हर साल मीटिंग होती है, ये बैठकर आपस में कुछ नीतियाँ, बजट्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। नई नई नीतियाँ, नए नए बजट्स को यहाँ पर सेट करने का काम करते हैं, है ना। प्लस यहाँ पे अपने डायरेक्टर जनरल को भी इलेक्ट करते हैं। तो ये सारे मेंबर्स मिलकर अपने डायरेक्टर जनरल को भी इलेक्ट करते हैं। मतलब WHO का एक सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वो कौन सा होता है? वो होता है डायरेक्टर जनरल। उसको कौन अपॉइंट करता है? तो हमारी जो असेंबली होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वो यहाँ पर इसको अपॉइंट करती है, कह सकते हो इलेक्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट करती है। इलेक्ट वर्ड यहाँ पर थोड़ा अप्रोप्रिएट होगा। फिर बात बोला जाती है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये अलग अलग पार्टनर्स के साथ में मिलकर काम करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन की दूसरी एजेंसीज हो गई, सरकार हो गई, NGOs हो गई, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, इनके साथ में मिलकर ये काम करता है। इस बॉडी के पास में मतलब कि चलती कैसे है बॉडी? कोई पैसा वैसा मिलेगा तभी तो बॉडी आगे रन करेगी। तो ये बॉडी चलती है, इसके पास में फंड आता है इसी के मेंबर स्टेट्स के माध्यम से, यानी कि जो जो कंट्रीज WHO का हिस्सा है वो यहाँ पर कुछ फंड प्रोवाइड करवाती हैं और उन्हीं के बेसिस पर ये काम करता है। उसके बाद में इनके पास में बहुत सारा फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारे जो ऐसी बॉडीज़, ऐसी संगठन है जो कि दान वगैरह देती हैं, पैसों को यहाँ पर, है ना, डोनेट करती हैं। तो वैसे भी फंड यहाँ पर WHO के पास से बहुत सारा आता रहता है। इस बेसिस पर WHO को फंड मिलता रहता है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है हेमिस मोनेस्ट्री के बारे में। हेमिस के मठ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बुद्धिज्म के बारे में थोड़ी बहुत बातें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, न्यूज़ क्या है, खबर क्या निकल कर आती है। देखो खबर यह है कि हाल ही में जो G20 कंट्री के इंपॉर्टेंट लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सब इंडिया आते हैं और जो लद्दाख के अंदर में हेमिस मठ है, ये जो मोनेस्ट्री है, यहाँ पर विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में जो फेमस चाम डांस है, चाम डांस आप देख पाओगे इस प्रकार से। चाम डांस में जो मास्क वगैरह है, कॉस्ट्यूम वगैरह है, वो यूज़ किया जाता है इस डांस के अंदर में। उस डांस को भी यहाँ पे इन्होंने एंजॉय किया, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो इस वजह से आपने हेमिस मोनेस्ट्री के बारे में पढ़ लेना है। हेमिस मोनेस्ट्री बेसिकली एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, यानी कि कह सकते हो कि जो मठ होते हैं ना, ये बुद्धिज्म वाला जो मठ है वो देखने को मिलेगा। बुद्धिज्म से रिलेटेड मठ है जो कि कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के लेह सिटी के अंदर में। और ये बिलोंग करता, मतलब ये जो मठ है ना, ये बुद्धिज्म का जो द्रुक्पा लिनेज है इसको बिलोंग करता है। अब ये द्रुक्पा लिनेज क्या था मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आगे दूंगा। ठीक है, वैसे ध्यान रखना ये मठ इस पर्टिकुलर जो लिनेज है इसको बिलोंग करता है। ये जो मोनेस्ट्री है ना, ये जो मठ है, इसको सबसे पहली बार बनाया गया था 11वीं सेंचुरी में। बाद में इसको फिर से रीएस्टेब्लिश किया गया 17वीं सेंचुरी में। लद्दाख के किंग थे उस समय पर सेंगे नामग्याल, इन्होंने यहाँ पर इस मठ को वापस से रीएस्टेब्लिश किया था। ये मठ फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 दिन की एक रिलीजियस सेरेमनी भी चलती है जिसको हेमिस फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। यानी 2 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है हेमिस फेस्टिवल के नाम से। ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करते हैं पद्म संभवा के ऑनर में, यानी कि जो पद्म संभवा हैं इनको सम्मानित करते हुए ये पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। अब ये पद्म संभवा कौन है तो यहाँ पर इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये बेसिकली यहाँ पर इनको गुरु रिम्पोक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक तिब्बतन टीचर हैं, ठीक है, और बोला जाता है एक लेजेंडरी इंडियन बुद्धिस्ट हैं जिन्होंने तांत्रिक बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया था तिब्बत के अंदर में। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर पहली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई थी तिब्बत के अंदर में। ठीक है, तो वो हैं, तो इन्हीं को ऑनर करते हुए, इनको सम्मानित करते हुए पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको हम लोग हेमिस फेस्टिवल बोलते हैं। 2 दिन का यहाँ पर ये पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला यह जाता है कि ये देखो अभी तक का मतलब कि जो ये मठ है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा मठ है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत सारा पैसा यहाँ पर आपको इस मठ में देखने को मिल जाएगा जो लद्दाख के लेह सिटी में है।
अब जैसे मैंने बोला था, इस मठ को बनाया गया है कब, जो बुद्धिज्म के अंदर में द्रुक्पा लिनेज आया था उस समय पर यहाँ पर इस मठ को बनाया गया है। अब ये द्रुक्पा लिनेज क्या था मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बोला यह जाता है कि जो द्रुक्पा लिनेज है ना, ये जो समय था इसको 12th सेंचुरी में फाउंड किया गया था ग्यालवा गोत्सेंगपा के थ्रू, जो कि एक तिब्बत मास्टर के, एक फेमस तिब्बत मास्टर थे फाग्मो द्रुपा, उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, उनके थ्रू यहाँ पर फाउंड किया गया। और ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा लिनेज चला था ना, ये खासकर भूटान में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था, भूटान में बहुत पॉपुलर था। अब ये लाइनेज काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, लाइनेज का मतलब होता है वंशावली, जो पूरा वंश होता है उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, वंशावली की। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है काफ़ी प्रोमिनेंट था, काफ़ी पॉपुलर था भूटान में, और अभी आज भी यहाँ पर भूटान में काफ़ी प्रोमिनेंट है। प्लस बोला जाता है कि यहाँ पर इस वंशावली के अंदर में आप देखोगे, ये जाना जाता है अपने एफर्ट्स के लिए, इन्होंने यहाँ पर वेमेन को बहुत ज़्यादा शक्ति दी है, वेमेन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। वेमेन के लिए अपनी नन्स को यहाँ पर अलाउ कर रखा है, यानी कि जैसी ट्रेनिंग, जैसी एजुकेशन मेल को यानी पुरुष को दी जाएगी, वैसे ही सेम ट्रेनिंग, सेम एजुकेशन महिलाओं को भी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये यहाँ पर बुद्धिज्म का पूरा द्रुक्पा लिनेज आपको देखने को मिल जाता है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कशन किया गया है। आओ फटाफट डिस्कस करते हैं, ये चर्चा में है। तो यहाँ पे देखो, बात ये की जा रही है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो 2022 के साल में जून के महीने में जो जजमेंट दिया था कि जितने भी इको सेंसिटिव जोन होंगे, नेशनल पार्क होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी, उसके आसपास का 1 किलोमीटर एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना होगा, यानी कि एक ऐसा एरिया बना देना होगा जहां पर इंसान उस एरिया से दूर रहे, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जाएंगे, ऐसा कह सकते हो, मोटा मोटा इस तरीके से समझ सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी सारी छूट जो है वो मिल चुकी है। तो इससे हरियाणा और पंजाब को मदद मिलने वाली है, और इनके खासकर सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मदद मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इस वजह से सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज के समय में न्यूज़ में बना हुआ है। तो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो ये सेंचुरी आज के समय में जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, सुखना लेक का ही यहाँ पर यह हिस्सा है। ये पूरा इस जो रीजन है ये शिवालिक पहाड़ियों में आता है, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे सांबर डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर। उसके बाद में अलग अलग पेड़ पौधों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। यहाँ पर जो मिक्स फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना, ये यहाँ पर आप कह सकते हो। उसके बाद में जैसा मैंने बोला शिवालिक पहाड़ियों की रेंज में आता है ये। तो शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? देखो, शिवालिक पहाड़ियों को हम लोग शिवालिक रेंज या आउटर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। ये पहाड़ियाँ लगभग 1000 माइल्स के अंदर में फैली हुई हैं, और जो एवरेज ऊंचाई यहाँ पर पहाड़ियों की वो लगभग 3000 से लेकर 4000 फीट तक की ऊंचाई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो इसी शिवालिक पहाड़ियों वाले रेंज के अंदर में कह सकते हो ये सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जैक्टली आ जाती है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है UNPFII के बारे में। अब ये क्या है? यह है यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इशूज़। देखो, इंडिजीनियस इश्यूज़ के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई है। अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि इंडिजीनियस इशू या इंडिजीनियस पीपल कौन से होते हैं। तो हुआ ये हाल ही में, ये यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इशू का 22वां सेशन किया जाता है, 22वीं मीटिंग चलती है न्यूयॉर्क के अंदर में। तो ये क्या है UNPFII, इसको समझते हैं। ये बेसिकली एक हाई लेवल की एडवाइजरी बॉडी है, इसका काम होता है एडवाइज करना। अब ये एडवाइस किसको करती है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। एक एडवाइजरी बॉडी है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस UNPFII को बनाया गया था 28 जुलाई साल 2000 में। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है इंडिजीनियस इश्यूज को लेकर डील करना, यानी खासकर जो इंडिजीनियस पीपल होते हैं ना, उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेकर डील करने का काम करता है। सवाल यह है कि ये इंडिजीनियस पीपल होते कौन हैं? तो इंडिजीनियस पीपल बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे, इनको कहा जाता है कि मतलब ये मूल निवासी है। किसी भी देश के जो मूल निवासी है उस एरिया में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उनके पूर्वज उस एरिया में रह रहे थे, उनके पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन यहीं पर दिया है, फिर उसके बाद ये लोग रह रहे हैं, उसी एरिया के मूल निवासी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर जो पहले से रहता आया है वो उस जगह का मूल निवासी कहलाता है। उसी को हम लोग यहाँ पर इंडिजीनियस पीपल बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, उन इंडिजीनियस पीपल की। तो इंडिजीनियस पीपल का इतिहास आपको कॉमन सा देखने को मिल जाएगा। कई सारे रीजन्स यहाँ पर रह रहे हैं, कई सारे रीजन्स में, है ना। ये लोग यहाँ पर अपना जो भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसको अलग से लेकर चलते हैं। अलग अलग भाषाएं होती हैं, कल्चर हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो इनके कस्टम्स हैं उसमें यहाँ पर बिलीव करते हैं। अलग अलग नॉलेज सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा।
तो उन्हीं के लिए यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बॉडी है UNPFII इसको बनाया गया है। तो इसका मेन काम है इंडिजीनियस इश्यूज़ को लेकर डील करना, यानी ये जो इंडिजीनियस पीपल हैं इनमें अगर कोई दिक्कत आती है इकोनॉमिक को लेकर, सोशल डेवलपमेंट को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, कल्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो उन चीज़ों को लेकर डील करने का काम करता है UNPFI। अब ये जो बॉडी की पहली मीटिंग हुई थी ना, क्योंकि मैंने बोला ये 22वीं सेशन था, 22वीं मीटिंग थी, तो जो पहली मीटिंग हुई थी वो मई 2002 के अंदर में हुई थी, ठीक है। उसके बाद लगातार मीटिंग होती चली गई। और आज के समय में ध्यान रखना, जो यूनाइटेड नेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जो खासकर इंडिजीनियस पीपल की दिक्कतों के ऊपर फोकस करती हैं, उसमें से कहीं ना कहीं एक बॉडी ये UNPFII भी आपको देखने को मिल जाती है। समझ गए? तो ये बात है यहाँ पर पूरा का पूरा इस UNPFII के बारे में। आपने इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि इनका मेन काम क्या है। खासकर जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनका कल्चर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, इन सब चीज़ों की सुरक्षा करना, उनके डेवलपमेंट के ऊपर मेन फोकस करने का ये काम करता है। आगे आते हैं ना दोस्तों, अब यहाँ पर समय आता है हमारे प्रीलिम्स रैपिड फायर सीरीज़ का, यानी जो भी आप लोगों ने अभी डिस्कस किया है, हम लोगों ने पढ़ा है, जो भी आप लोगों ने इस लेक्चर में सुना है उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं लाइन से एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस दूंगा, फिर क्वेश्चन सुनने के बाद अपने आंसर देते रहना आप, फिर लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूंगा ताकि आप यहाँ पर रीमैच कर सको और बता सको कि यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए और आपका स्कोर क्या आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बात करता है थिरुनेली टेम्पल, जो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी ओडिशा या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स INS तरकश, यानी जो ये इंडियन नेवल शिप तरकश है ना, इसको लेकर मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये इंडियन INS तरकश ये एग्जैक्टली क्या है ये आपने समझाना है। ऑप्शन ए, क्या ये एक टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल है? ऑप्शन बी, या क्या ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है? ऑप्शन सी, क्या ये एक तलवार क्लास स्टील्थ फ्रीगेट है? या फिर ऑप्शन डी, क्या ये एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है? ये आपने बताना है, इसका सही उत्तर दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर बात की गई है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान को लेकर दो स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो गल्फ ऑफ ओमान है ये एक लौता एंट्रेंस है पर्शियन गल्फ की तरफ, यानी पर्शियन गल्फ में एंटर करना है तो एक लौता रास्ता है गल्फ ऑफ ओमान, यहीं से गुजरकर जाना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो गल्फ ऑफ ओमान है इसके आसपास कौन कौन से देश हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं? ईरान, UAE, ओमान और इराक। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कलेसर नेशनल पार्क के बारे में। तो जो कलेसर नेशनल पार्क है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, बताना है कौन से राज्य में ये स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दो। देन अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंजी खाद ब्रिज। जो अंजी खाद ब्रिज आपको देखने को मिलेगा ना, ये जो पुल है इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो पुल है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे का पुल है जो उत्तराखंड के अंदर में बनाया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि ये हमारे देश का पहला केबल वाला रेलवे ब्रिज होगा। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई है विद रेफरेंस टू सी माउंट। अभी मैंने आपको सी माउंट के बारे में पढ़ाया था ना, तो सी माउंट को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 बोलता है सी माउंट बेसिकली अंडर वाटर माउंटेन होते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर, पानी के अंदर में जो पहाड़ हैं उसी को बोला जाता है सी माउंट, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के माध्यम से बने हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि सी माउंट क्या करता है, हमें मदद करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स इवॉल्व हुई हैं, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स बनी हैं, कैसे एक्टिविटी यहाँ पर कर रही है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है सी माउंट। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर पूछा गया है जो हेमिस मोनेस्ट्री है, हेमिस मठ जो है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, बताना है कहाँ पर ये स्थित है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिवालिक हिल की पहाड़ियों में स्थित है।
सेकंड स्टेटमेंट, सुखना जो लेक है जो कि यहाँ पर कह सकते हो कि इस सेंचुरी का ही हिस्सा है, वो एक रामसर साइट है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। एक लॉजिक लगाओगे तो ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बात की गई है प्रेट इनिशिएटिव यानी प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट। जो प्रेट इनिशिएटिव है ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है। बताना है कि ये किसने रिलीज किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर ये इनिशिएटिव है। ऑप्शन ए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दो। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है UNPFII के बारे में, दैट इज यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज। तो इसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो आंसर आपको दिख गया है। खैर यहाँ पे मामला खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर स्लाइड ये वाली दिखानी थी, मैंने ये वाली दिखा दी है, कोई बात नहीं। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखना स्टार्ट करेंगे। लास्ट से सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, अपने आंसर्स को रीमैच करना है। जो भी सही उत्तर है वो सब आपने काउंट करने के बाद में जो स्कोर है आपका वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन क्या था, ये इंडिजीनियस पीपल को लेकर था। ठीक है, तो ये जो बॉडी है UNPFII, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट थे। पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक एडवाइजरी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रति। हाँ बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट, इसका मेन काम है केवल इंडिजीनियस पीपल के कल्चरल इश्यूज़ को हैंडल करना। ऐसा कुछ नहीं है, कल्चरल इश्यूज़ के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, बाकी सारे जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर भी डील करता है। इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नाउ अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो प्रेट इनिशिएटिव है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पढ़ाया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि देखो सुखना जो लेक है, ये जो झील है, वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगी, लेकिन वो रामसर साइट नहीं है। रामसर साइट का तो हमने वर्ड यूज ही नहीं किया इस पूरे आर्टिकल में। इस वजह से स्टेटमेंट 2 हमारा हो जाता है गलत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हेमिस मोनेस्ट्री जो हाल ही में न्यूज में देखने को मिली है, ये कहां पर स्थित है। तो वो लद्दाख के अंदर, खासकर जो लेह सिटी है वहां पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो सी माउंट है उसके रेफरेंस में जो 2 स्टेटमेंट हैं, बताओ कौन सा सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सी माउंट को ही हम अंडर वाटर माउंटेन बोलते हैं, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी प्लेट का एक दूसरे से दूर जाने से यहाँ पर जो मैग्मा निकलता है उसकी वजह से ये बने हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ये अर्थ के मेंटल कॉम्पोजिशन और टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। दैट इज वाई ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था अंजी खाद ब्रिज को लेकर 2 स्टेटमेंट्स थे, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन, पहला स्टेटमेंट आप देखो क्या बोलता है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन रेल ब्रिज है। यहां तक तो कहानी सही है, लेकिन ये उत्तराखंड में है, ये बात गलत है। उत्तराखंड में नहीं है, जम्मू कश्मीर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। खासकर जो जम्मू से लेकर बारामूला तक की रेल लिंक है उसके अंदर में यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो लाइन है वो बनाई गई है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि हमारे देश का पहला केबल वाला रेलवे ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कलेसर नेशनल पार्क जो हाल ही में न्यूज में है, बताना है कौन से राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, जिसका नाम कलेसर महादेव टेम्पल के ऊपर रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गल्फ ऑफ ओमान को लेकर। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। गल्फ ऑफ ओमान को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा गलत है। पहला क्यों सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो पर्शियन गल्फ है वहां पर जाने का इकलौता रास्ता है वो है गल्फ ऑफ ओमान से गुजरता हुआ रास्ता। सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि देखो ईरान ठीक है गल्फ ऑफ ओमान के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, यूएई भी शेयर करता है, ओमान भी शेयर करता है, लेकिन क्या इराक शेयर करता है? नहीं, इराक तो और ऊपर आ गया ना, इराक का कहीं नाम और निशान नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो इराक की वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाता है गलत। हमारा स्टेटमेंट ए जो है वो सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आईएनएस तरकश, जो इंडियन नेवल शिप तरकश है वो यहां पर किस चीज को डिस्क्राइब करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक फ्रीगेट है। मैंने भी आपको कॉर्वेट फ्रीगेट डिस्ट्रॉयर के बीच का डिफरेंस भी समझाया था। एक लड़ाकू जहाज है जो कि तलवार क्लॉस को बिलोंग करता है, रशिया ने हमें यह जहाज बनाकर दिया है।
फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था थिरुनली टेम्पल जो हाल ही में न्यूज में है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरला। केरला के अंदर आपको ये टेम्पल स्थित देखने को मिल जाता है। अभी हमने डिस्कशन किया था, लॉर्ड महाविष्णु जी को ये टेम्पल डेडिकेट किया गया है। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। प्लस आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। कितने आंसर सही किए हैं जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कितने गलत किए हैं और क्यों गलत किए हैं उसके पीछे का रीजन भी बताना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।